बूढ़े माँ बाप पर बहू का अत्याचार। बहुत दिमाग सठिया गया है ना आप दोनों का। सारी अकल आज मैं ठिकाने ही लगा दूंगी। जब 2-4 डंडे बदन पे पड़ेंगे तभी आप लोग समझेंगे। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? हम तुम्हारे माता पिता के समान हैं। ऐसा व्यवहार तो मत करो। अरे बहू, थोड़ी तो शर्म या रहम खा हम पर। हम बूढ़ों को सता रही है। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? सच बताऊं तो आपने मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा कहते ही वो एक बंद कमरे में अपने सास ससुर को डंडों से मारने लगती है, जिसके बाद वो दर्द से तड़पते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काव्या नहीं रुकती। आखिर एक बहू अपने बूढ़े सास ससुर को बंद कमरे में क्यों मार रही थी? इस दृश्य का पूरा सच क्या था, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मोहित अपने माता पिता उषा और कमलेश के साथ दिल्ली जैसे शहर में रहता था। मोहित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। तभी एक रोज उसके ऑफिस में काव्या नाम की पढ़ी लिखी लड़की आती है, जो उसकी टीम पार्टनर थी। उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर वो कहता है, हाय, ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है। लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बेके, अख नालक तू मिला के, दिल दिया गल्ला। तभी मोहित काव्या से बातचीत कर उससे शादी कर लेता है। ऐसे ही 2 दिन बाद सास उषा अपनी बहू काव्या से कहती है, काव्या बहू, आज तूने कुछ चाय नाश्ता नहीं बनाया। मैंने कहा था ना तुझे तीसरे दिन से तू बनाएगी। मैं क्यों बनाऊं? आपकी बात कोई पत्थर की लकीर है जिसे मैं मान लूं? मेरी अभी अभी शादी हुई है और आप मुझे घर के काम में उलझा रही हैं। ये नहीं कि अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताने दो। वो काम ही करता रहता है ऑफिस में, हम साथ ही नहीं रह पाते थे। बहू, तो कौन सा मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया? सुबह का नाश्ता नहीं बनाएगी? देखिए माँ जी, मैं नौकरानी की तरह खाना बनाने या झाड़ू बर्तन साफ करने नहीं आई हूँ। बहू, भला मैंने तुझे ऐसा भी क्या कह दिया? आखिर शादी के बाद ये घरेलू काम तो हर बहू करती है। आप ऐसे नहीं मानेंगी। मुझे मोहित को ही बुलाना होगा। मोहित, मोहित, जल्दी आइए। देखिए ना माँ जी मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं। तभी चीख चीख कर काव्या मोहित को बुला लेती है, जिसकी आवाज सुनकर ससुर कमलेश भी आ जाता है। अरे क्या हुआ बहू? क्या हुआ काव्या, तुम सुबह सुबह रो क्यों रही हो? देखिए ना, मैंने माँ जी को बोला है कि मैं आपके साथ घूमने जाऊंगी, फिर भी कह रही है कि नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। घर का काम कौन करेगा? घरेलू काम होते हैं, काम कर, काम कर। मैंने बोला ना माँ जी, आज मैं काम नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा बस नाश्ता बना दे। माँ, उसे कहना बंद करो। आगे से उस पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे नहीं पसंद। अब हम जा रहे हैं, चलो काव्या। और रही बात काम की, तो बाद में वही करेगी, कुछ दिन आप कर लीजिए। इस तरह दोनों सुबह सुबह बाहर घूमने चले जाते हैं। तो वहीं उषा खाना बनाकर रमेश को खिलाती है। शाम को रमेश उषा को ढूंढता हुआ रसोई में आकर कहता है, अरे उषा, तुम खाना क्यों बना रही हो? तुमने और मैंने तो खा ही लिया है। अजी दोनों बच्चे भूखे आएंगे तो उनके लिए ही खाना बना रही हूँ मैं। अच्छा, अब आराम कर लो। तुम सुबह से काम कर रही हो, सफाई भी तुम ही ने करी है। बहू के आने का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। आखिर तुम कब तक ऐसे काम करती रहोगी? कोई बात नहीं जी, आराम तो सोकर भी कर लूंगी। देर रात दोनों घर वापस लौटते हैं, जहां दरवाजे पर दोनों की नजरें टिकी थी। तभी सामने देखकर मोहित कहता है, अरे आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? सोई क्यों नहीं अभी तक? हम बाहर रह रहे थे ना मोहित, तो इन दोनों को चैन नहीं आ रहा होगा, इसलिए नजरें गड़ाकर बैठे हैं कि कब आते ही हमें सुनाए। नहीं नहीं बहू, हम सो गए तो तुम दोनों के लिए दरवाजा कौन खोलता, इसलिए जगे हुए थे। देख रहे हो मोहित, ये तो हमें नालायक समझते हैं। अरे जब हमें पता है हम लेट हो जाएंगे और दूसरी चाबी से घर में आ सकते हैं, फिर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन नहीं, ये तो यही जताना चाहते हैं कि हम दोनों इन्हें कितना परेशान करते हैं। माँ, पिताजी, अब हम घूम भी नहीं सकते हैं क्या? अरे हद हो गई। चलो काव्या, हम सो जाते हैं, वैसे भी मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। इस तरह दोनों सोने चले जाते हैं। वहीं परेशान होकर बूढ़े दंपत्ति कहते हैं, अजी मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, जब से बहू आई है बदल गया है। सिर्फ उसकी बात सुनता है और हमें गलत समझता है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, न जाने आगे क्या क्या होने वाला है। आज तक हमारा बच्चा कभी हम पर ऐसे नहीं चिल्लाया। सुबह जल्दी तैयार होकर मोहित ऑफिस चला जाता है।
वहीं आंखें बड़ी बड़ी करके झाड़ू और पोछा अपने सास ससुर को थमाकर काव्या कहती है। ओ मेरे पिया की बूढ़ी माँ बाप, बहुत आराम फरमा लिया, अब चलो काम करो। माँ जी झाड़ू लगाइए और ससुर जी आप घर को चमका दीजिए दोनों मिलकर। बहू तूने मुझसे कहा, समझ आता है अपने ससुर जी से भी ऐसे बात कर रही है। लाज और शर्म भूल कर आई है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? और मेरी लाज शर्म तो टमाटर लेने गए। अगर मेरे खिलाफ आपने मोहित से कुछ भी कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जल्दी जल्दी सफाई कीजिए। तभी दोनों बहू की बातों से डरकर घर का काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद काव्या बेड पर बैठे हुए नाखून घिसते हुए कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, कहाँ मर गए दोनों? अरे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दो। अरे क्या हुआ बहू? हाँ बहू, तू चीखी क्यों? मेरा पैर दबा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। पर बहू। क्या बहू? दबाती हो या आपके बेटे को भड़काना चालू करूं फिर से? तभी दोनों अपनी बहू के पैर दबाने लगते हैं। इस तरह काव्या अपने पति के पीठ पीछे अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करती है, उन पर अत्याचार करती है। बेचारे बूढ़े माँ बाप डर के मारे अपने बेटे से कुछ कह भी नहीं सकते थे। शाम को सास ससुर पानी के लिए तड़प रहे थे, मगर काव्या उन्हें पानी नहीं पीने देती। फिर वो जब गिलास लेकर आती है तो उसे भी गिराकर कहती है, ओ माँ जी, पापा जी, आपको पानी पीना था पर मेरे हाथ से गिर गया। मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, जाकर खुद पी लीजिए। और हाँ, आपका बेटा आ रहा है तो दोनों मुंह बंद करके अपने कमरे में चले जाइए। ठीक है बहू। इस तरह से दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मोहित आकर कहता है, अरे क्या बात है माँ, पिताजी जल्दी सो जाते हैं? हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते और सुबह भी मैं ऐसे ही चला जाता हूँ उनके उठने से पहले। तो क्या हुआ, मुझे देख लिया करो, उन्हें तो हमेशा ही देखते आए हो। चलो खाना खा लो। तभी दोनों खाना खाने आते हैं, पर काव्या उन्हें खाना नहीं देती है। भूख से व्याकुल होकर रमेश, उषा आधी रात में भूखे भेड़िए की तरह खाना खा रहे थे। ऐसा खाते हुए देख मोहित उनसे वजह पूछता है तो दोनों उन्हें सब कुछ काव्या के बारे में बताते हैं, जिस बात पर विश्वास न करके मोहित सोने चला जाता है। अगले दिन मोहित के घर से जाने के बाद हमेशा की तरह काव्या उनसे काम करवाती है और वॉश टूट जाने पर वो दोनों बूढ़े दंपति को डंडे से मारने लगती हैं। कुछ भूल जाने पर मोहित वापस घर आता है तो काव्या को अपने माँ बाप पर अत्याचार करता हुआ खिड़की से देख चिल्ला उठता है, काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को मारने की? इसका मतलब मम्मी पापा सही कह रहे थे, तुम उन्हें मारती हो, उन पर अत्याचार करती हो। दरवाजा खोलो काव्या। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, वरना ये तो हमारी जान ले लेती आज। मोहित बेटा, बचा ले हमें, बहू बहुत मारती है। मोहित, तुम वापस कैसे आ गए? अच्छा हुआ जो मैं आ गया और अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूत देख ली। तुमने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा कहकर वो दरवाजे को तोड़ देता है और काव्या के एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, काव्या, तुमसे प्यार करके तो मैं इस घर में लाया था, पर तुमने तो मेरे माँ बाप को ही नौकर बनाकर उन्हें मारा पीटा, उनकी ऐसी हालत की। मुझे तुम्हारे साथ रहने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी मोहित धक्के मारकर काव्या को घर से बाहर निकाल देता है और अपने माता पिता के कदमों में झुककर उनसे माफी मांगता है और अकेले ही उनका ख्याल रखता है। 5 बहुओं ने किया बंटवारा। प्रेमा देवी की 5 बहुएं थी, सिया, वैदेही, ईशानी, नेत्रा और गौरजा। जहाँ सिया और वैदेही बहुत ही गरीब घराने की बिटिया थीं, वहीं बाकी की 3 बहू बेहद रईस घराने से ताल्लुकात रखती थीं। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ सुबह का सवेरा पूरे घर में गूंज उठता है। तभी रसोई से आ रही खिटपिट सुनकर प्रेमा रसोई घर का रुख करती है। ये क्या मतलब, भूल गई? देखो जेठानी जी, अगर कल से मेरी कॉफी में मिनट भर की देरी हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बहू, ये क्या बेहूदगी है? सिया तुमसे उम्र और औहदे में बड़ी है और तुम उसे झड़प रही हो। लगता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें संस्कार सिखाना भूल गए। ओहो, प्लीज सासू माँ, ये सो कॉल्ड संस्कारों की पोटली मेरे सामने मत खोलिए। मेरे घर में नौकरों की फौज मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, मगर यहाँ तो मुझे 1 कप कॉफी के लिए गला फाड़ना पड़ रहा है। बस गौर जा बहू, दौलत का इतना गुमान अच्छा नहीं,
दौलत और दमड़ी ऐसी चीज है जिसने रईस से रईस रजवाड़े राजाओं को रंक बनाकर इतिहास के पन्नों में रच दिया। फिर तू क्या है? प्रेमा के मुंह से ऐसा सुनकर गौरजा गुस्से से बिलबिलाती हुई बादल की तरह गड़गड़ाती है। विहान, विहान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ गौरजा? आज तुम्हें मुझ में से और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, बस। बंटवारे की बात सुनकर प्रेमा का कलेजा मुंह को आ जाता है और उसकी नम हुई आंखें डबडबा जाती हैं। बहू, तुझे ब्याह कराए महीना भर भी नहीं हुआ और तू इस घर का बंटवारा चाहती है? माँ जी, ये मगरमच्छ के जैसे मोटे मोटे टेसुए बहाना बंद कीजिए। इस जॉइंट फैमिली में मेरी जान निकलती है। गौरजा के बंटवारे की बात सुनकर नेत्रा और ईशानी भी अपना स्वार्थ साधते हुए बेझिझक बोल पड़ती हैं। माँ जी, अब गौरजा इस घर का बंटवारा मांग रही है तो लगे हाथ हमारे हिस्सा भी हमें दे दीजिए। हाँ माँ जी, अब हम भी इस फीके पुराने घर में घिसी पिटी जिंदगी नहीं जी सकते। ससुर जी ने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा है और माँ जी ने इस घर को प्यार से संजोया है। ये बंटवारा मत कीजिए। गौरजा, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, ये बंटवारा इस घर बार को बिखार कर रख देगा। आई डोंट केयर, मुझे तुम दोनों गरीब गवार बहू से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बंटवारा होगा। ठीक है, तुम तीनों को बंटवारा चाहिए ना? इस घर की हर एक चीज के 5 हिस्से होंगे, 3 तुम्हारे और 2 मेरी बहू के। अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रेमा 5 बहुओं में बंटवारे की बात के लिए हामी भर देती है। अगले दिन बंटवारा शुरू होता है। खड़ी क्या हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है बहू। आगे बढ़ो और ये सब काट छाट कर बांट लो। तीनों लालची बहू घर के हर एक साज सामान को बांटने लगती हैं, जबकि गरीब बहू वैदेही और सिया अपने बूढ़े लाचार सास ससुर के संग खड़ी थी। माँ जी, हमने अपने हिस्से का सामान ले लिया, अब जल्दी से हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर दे दीजिए। हाँ, ये लो तुम्हारे हिस्से की जमीन। बस गौरजा, मुझे लगा था कि शायद मेरी माँ के आंसू देखकर तुम्हारा दिल पसीज जाएगा, मगर तुम्हें प्रॉपर्टी और पैसों की होड़ है। मेरे रहते इस घर में दूसरी दीवार नहीं खड़ी होगी। विहान, बंटवारा तो हो चुका है, इसलिए जमीन के टुकड़े तो होंगे, वरना मुझे तलाक दे दो। नहीं बहू, ऐसा मत करना। बेटा बहू जैसा चाहती है तू वैसा कर दे, वरना जमाना तेरी माँ के माथे पर कलंक लगाएगा कि मैं बुढ़िया बहू ना बसा सकी। तीनों बहू के कहते ही एक बड़ी सी बुलडोजर उस घर को ढा देती है, जिसके बाद वह बहुएं अपने हिस्से की जमीन पर सुंदर सा घर बनाकर रहने लगती हैं। तो वहीं गरीब बहुएं अपने हाथों से गुमटी गाड़ कर अपने बूढ़े सास ससुर के साथ रहती हैं। और गजोधर कहता है, बहू, तीनों की तरह तुम भी चाहती तो बंटवारे में हम बूढ़े बुढ़िया से निजात पा सकती थी। ससुर जी, आपको याद है जब ससुराल की दहलीज पर हम दोनों बहू ने पहला कदम रखा था तो आपने हमें कहा था कि हम आपकी बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। तो बताइए, भला एक बेटी अपने बाबूजी से बंटवारा कैसे मांग सकती है? बिगड़े हालातों में असल रिश्तों का पता चलता है। तुम दोनों इस पिता के लिए सीप के उस मूंगों से बहुमूल्य हो बहू, जिसकी कीमत पन्ना को पता होती है। बंटवारे से मिले धन के जोरों पर तीनों बहू मजे से जिंदगी बिता रही थीं, मगर उनके पति हर रात अपने बिखरे परिवार के लिए कुढ़कर सो जाते। समय बीतता गया और 5 बहू गर्भवती हुई। गजोधर के दोनों बेटों को बंटवारे की बात पता चलते ही वह गांव में आकर बस गए और खेती बाड़ी करने लगे। उनके हाथों में किसानी की कला कूट कूट कर भरी थी, इसलिए सभी भूस्वामी उन्हें ही जुताई बुआई का काम देते। गरीब बहुएं भी उनके संग खेत खलिहान में बनिहारी करती। बहू, अब तो तुम दोनों बनिहारी मत करो, 5वां महीना चढ़ गया है तुम्हें, अब आराम की जरूरत है। माँ जी, अब हम गरीब बहुओं को गर्भावस्था में और काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के आशीर्वाद से हमने पक्का मकान बनाने की जोड़ती बटोर ली है। दोनों गरीब गर्भवती बहू अपने पति के साथ मिलकर एक पक्के घर की नींव धरती हैं, जिसमें उनके सास ससुर भी साथ मिलकर बढ़ चढ़ कर खड़े होते हैं। 9 महीनों के पड़ाव के बाद 5 बहू बच्चों को जन्म देती हैं। अरे क्या सोच रही हो भाग्यवान? कुछ नहीं श्याम के बापू, बस एक दफा अपने तीनों बेटों के लाल को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। काश उन्हें गोद में लेकर उन्हें प्यार दुलार कर पाती। अरे तो सोच क्या रही हो भाग्यवान? जाओ, क्या पता वो पहले जैसी न रही हो।
ये सुनकर प्रेमा अपनी बहू गौरजा का दरवाजा खटखटाती है, मगर वह दरवाजा नहीं खोलती और प्रेमा नेत्रा का दरवाजा खटखटाती है। बहू, ओ बहू, निवान बेटा दरवाजा खोल। ओफो, कि देहाती दूध वाले बिना सवेरे सवेरे धरना देने चले आते हैं। सासू माँ, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? निवान, बंटवारे के बाद से हमारा इनसे कोई नाता नहीं, समझे? और आप क्यों मेरी खुशियों में आग लगाने आई हैं? अरे नहीं नहीं बहू, अपनी बूढ़ी सास पर लांछन लगा, मैं तो बस अपने पोते को एक बार देखने आई हूँ। माँ जी, आपका ये मेलोड्रामा मैं अच्छे से समझती हूँ। आपका बस चले ना तो आप अपने इस आंसू से मंथराई में सतयुग की मंथरा को भी मात दे जाए। मेरी फैमिली सिर्फ निवान मेरा बच्चा है और मैं हूँ। आज के बाद यहाँ मत आना। नेत्रा अपनी बूढ़ी सास को खूब खरी खोटी सुनाकर बड़े झुंझुलाहट के साथ दरवाजा बंद कर देती है और प्रेमा रोते डहकते हुए घर लौट आती है। समय गुजरता जाता है। फिर एक रात अपने बच्चे की रोने की आवाज से गौरजा की आंख खुलती है। ये विहान कहाँ चला गया? कहीं चोरी छिपे अपने माँ बाप से मिलने तो नहीं गया? तभी कमरे के सिसियाते सन्नाटे में उसके कान में बैल्कनी से आ रही किसी के सिसकने की आवाज आती है। जैसे ही वह जाकर देखती है तो विहान बालकनी में खड़े होकर अपने पिता के घर को निहारता हुआ बिलख बिलख कर रो रहा होता है। ऐसा केवल विहान के साथ नहीं बल्कि नेत्रा और ईशानी के पति के साथ भी था। तीनों बहुएं सारी रात अपने पति के बहते आंसुओं के बारे में सोच रही थी कि आखिरकार उनके आंखों के आगे पड़े अलगाव के बादल छट गए और वह आंखों में आंसू लिए अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, क्या हम अंदर आ सकती हैं? अरे बहू, तुम यहाँ आओ ना। माँ जी, शब्द साथ नहीं दे रहे कि कैसे शुरू करें, मगर हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, मेरी गलती थी। अगर मैं बंटवारे का बीज नहीं बोती तो सब एक साथ होते। कल रात हमने देखा कि हमारी खुशी के लिए हमारे पति हमारे साथ तो रह रहे थे, मगर उनका कलेजा हर एक दिन परिवार के लिए कुड़ता था। हाँ माँ जी, हम अपने सुख में उनके बहते आंसू पहचान ही नहीं सके, मगर अब हमें परिवार के प्यार की गांठ की परख हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी दादा दादी के प्यार दुलार में पले। आप हमारे बच्चों को प्यार देंगी ना? अरे क्यों नहीं बहू, इन्हें तो मैं कलेजे के टुकड़े की तरह लुको कर रखूंगी। उस रोज के बाद से पांचों बहू एक ही घर में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। आज प्रेमा देवी के घर से बंटवारे की बदरा छट चुकी है और वहाँ खिलखिलाते चेहरे नजर आते हैं। गरीब सास बहू का लकड़ी का हीटर। रात का समय होता है, सभी लोग अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। तभी रात के समय सुरभि कपकपाती हुई अपने बिस्तर से उठती है। ओहो, कितनी ठंड हो रही है। ऊपर से इतनी ठंड में मुझे प्यास लग रही है। पानी पीने गई तो कहीं ठंड से मैं जम ना जाऊं। सुरभि गरम शॉल ओढ़कर किचन की तरफ जाती है और एक गिलास पानी पीने लगती है। उसके उठने की आवाज से कौशल्या की आंखें खुल जाती है और वो अपने कमरे से सुरभि को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अगर तू उठी है तो एक काम कर, मेरे पास की अंगीठी में आग कम हो गई है, थोड़ी सी लकड़ी डालकर जला दे। अभी आई माँ जी। सुरभि अपनी सास के कमरे में जाती है और अंगीठी में थोड़ी बहुत लकड़ियां डालकर जलाने लगती है, जिसके बाद आग जलने लगती है। अरे वाह, क्या बात है। थोड़ा सा आग के सामने हाथ पैर सेक लो तो आनंद सा आ जाता है। इस घमासान सर्दी ने तो हम बूढ़ों का जीना ही हराम कर रखा है। अब क्या बताऊं माँ जी, सर्दी के चलते बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन शाम से मैंने चिराग को कहीं देखा नहीं है। आखिर चिराग गया कहाँ है? अरे माँ जी, कहाँ आए हैं चिराग जी? तभी आधी रात के समय अचानक उनके घर का दरवाजा बजने लगता है। अरे इस समय कौन आया होगा? अरे और कौन हो सकता है? एक ही तो है हमारे घर में जिसके आने का कोई टाइम ही नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो। लगता है चिराग जी आ गए हैं। जैसे ही सुरभि दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर चिराग के साथ साथ कुछ गुंडे भी खड़े होते हैं। चिराग नशे की हालत में होता है। चलो, ये घर खाली कर दो, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। अरे चिराग जी, आपने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? ए सियानी, ज्यादा मचमच मत कर, चुपचाप से इस घर को खाली कर दे,
तेरे पति ने शराब के नशे में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम कर दी है। काली अपने साथियों के साथ मिलकर बेचारी कौशल्या और सुरभि को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों के दोनों आधी रात के समय ठंड में यहाँ से वहाँ ठंड से बचने के लिए ठिकाना ढूंढ रही होती हैं। जिसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो गया? चिराग ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ बेच दिया। भगवान। माँ जी, हम तो अर्श से फर्श पर आ गए। मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। ठंड से कपकपाकर दोनों की हालत बुरी हो जाती है और वो दोनों रोने लगती हैं। तभी पेड़ में से आवाज आती है, रोना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम दोनों परेशानी में हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सुरभि और कौशल्या पेड़ के अंदर से आवाज सुनकर हैरान हो जाती हैं और बहुत डर जाती हैं। देखो, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं जानता हूँ तुम दोनों मुश्किल में हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। हम बेघर हो गए हैं, हमारा अब कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर से इतनी सर्दी में हम दोनों सास बहू तो यही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पेड़ के इतना कहते ही वहां पर एक लकड़ी का हीटर प्रकट होता है। ये कोई मामूली हीटर नहीं है, ये एक जादुई लकड़ी का हीटर है। इसे बिजली की आवश्यकता नहीं है। तुम इसे आग से जला सकती हो। जितने बार भी इसे जलाओगी ये राख नहीं होगा, बल्कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या ये सच में जादुई हीटर है? ऐसा कहकर कौशल्या एक माचिस की तीली से उस जादुई लकड़ी के हीटर को जलाती है, जिसके बाद वो जलने लगता है। दोनों सास बहू पूरी रात उसके सामने हाथ सेक कर निकाल देती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कौशल्या अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, हमारे पास जादुई हीटर तो है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? अरे माँ जी, उसके लिए तो हमें कष्ट उठाना होगा, यानी कि हमें कुछ काम करना होगा। चलो, हम अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद दोनों को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है और रहने के लिए एक कमरा भी। देखो, मैं तुम्हें महीने के केवल एक ही बार तनख्वाह दिया करूंगी, उसके बीच में तुम दोनों मुझसे पैसे नहीं मांगोगी। कौशल्या और सुरभि को ये सब मंजूर होता है। जिसके बाद ठंड में एक तरफ वो घर के काम करती हैं, दूसरी तरफ अपनी जादुई लकड़ी के हीटर पर आकर थोड़ी सी गर्माहट ले लेती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें नौकरी के साथ साथ ये जादुई लकड़ी का हीटर भी मिल गया। कम से कम ये सर्दियाँ तो हमारी अच्छे से निकल ही जाएंगी। हाँ माँ जी, भला हो उस जादुई पेड़ का जिसने हमें ये जादुई लकड़ी का हीटर दिया है। वो दोनों सास बहू आपस में लकड़ी के हीटर पर उसकी गर्माहट लेते हुए बात कर रही होती हैं। तभी ये सारी बातें उनकी मालकिन खिड़की से सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। इनका ये हीटर कोई मामूली हीटर नहीं, बल्कि लकड़ी का जादुई हीटर है। अब इस हीटर को तो मैं चुरा लूंगी, उसके बाद मुझे इसकी इन सर्दी में लाखों में कीमत मिलेगी। सुरभि और कौशल्या की मालकिन के मन में लालच आ जाता है, जिसके बाद वो हीटर को चुराने का मौका ढूंढने लगती है। एक रात सुरभि और कौशल्या दिन भर के काम को करके थक जाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। अरे वाह, दोनों सास बहू जादुई लकड़ी के हीटर को जलाकर सो रही है। यही वक्त है मैं इस जादुई लकड़ी के हीटर को चुराकर ले जाऊं। जैसे ही वो हीटर को चुराने के लिए हीटर को अपने हाथों से उठाती है, अचानक से उसके हाथ जलने लगते हैं और उसे हीटर में से एक आवाज आती है। ये हीटर जादुई हीटर जरूर है, लेकिन ये हीटर तुम जैसे लालची लोगों के काम कभी नहीं आएगा। अगर तुम जैसे लालची इस जादुई हीटर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करोगे तो तुम जैसे लालचियों के हाथ जल जाएंगे। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूंगी। मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तभी कौशल्या और सुरभि की नींद खुल जाती है और वो अपनी मालकिन के हाथों को जलते हुए देखकर उसके हाथों पर पानी डाल देती हैं। हे राम रे राम, जल गए मेरे हाथ, अब क्या करूं? अरे मालकिन, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हो?
और आपके ये हाथ कैसे जले? दरअसल मैं रसोई में काम कर रही थी, मुझे खाना गर्म करना था, लेकिन मैं रसोई में काम ही क्या करती हूँ, तो मुझे गैस जलानी नहीं आती, इसी कारण मेरे हाथ जल गए थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ आ गई। अरे मालकिन जी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बता देती, मैं आपकी मदद कर देती। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। वह ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज इस जादुई लकड़ी के हीटर के चलते मेरी जान ही चली जाती। आज के बाद मैं जादुई लकड़ी के हीटर को कभी नहीं छूंगी। उस दिन के बाद से कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू बेचारी अपनी सर्दियां जादुई लकड़ी के हीटर के सहारे गुजार लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी मालकिन को ज्यादा लालच ना करने की सीख भी मिल जाती है। अब वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। काली बहू और 5 बंदर का ढाबा। विपुल और प्रणव 2 भाई थे। विपुल की शादी कुछ साल पहले रमीला से हो चुकी थी। सब कुछ बेहतर बीत रहा था। एक दिन, अजी सुनो, देवर जी अब शादी के लायक हो गए हैं। उनकी सुंदरता देखकर रईस से रईस रिश्ते आ रहे हैं, जो ब्याह के साथ बढ़ चढ़ कर दहेज लाएंगी। अब लगे हाथ उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अभी रमीला ऐसा कह ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रमीला दरवाजा खोलकर देखती है तो यह प्रणव अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है। भाभी, ये कीर्ति है, मेरी पत्नी। हमने हाल ही में शादी की है। अजी सुनते हो, जरा देखो, देवर जी ने शादी रचा ली। अरे देवर जी, शादी का सुख भोगने की इतनी ही जल्दी थी तो एक दफा मुझसे कहकर तो देखते, आपका और काली कमली का क्या मेलजोल है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसका पछतावा पड़ने से बेहतर इसे चौखट से रफा दफा कर दो। मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। बस कीजिए भाभी, ये कैसी दकियानूसी दलील दे रही हैं? सामने लोगों के सीने में भी दिल होता है। कीर्ति अब मेरी पत्नी है। अरे तुम बुत बने क्या खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रणव बिल्कुल सही कह रहा है। इंसान की सुंदरता मन से मायने रखती है रमीला। मुझे कीर्ति में कोई खोट नजर नहीं आता। तुम्हें भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। दोनों भाइयों की सम्मति रमीला पर भारी पड़ जाती है। प्रणव और कीर्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलने लगे थे। एक दिन, कीर्ति, मैं जरूरी काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी लौटना। प्रणव शहर के लिए रवाना हो जाता है, मगर बदकिस्मती से सड़क हादसे में उसकी जान चली जाती है। ऐसे में रमीला कीर्ति के साथ रूखा बर्ताव शुरू करती है। ये काली बैरन इस घर पर ग्रहण की तरह पड़ी है। साल भर भी शादी को ना हुआ और पति को पचा गई। मैं तुझे निपांगुर की तरह बिठाकर नहीं खिलाऊंगी। काम करेगी तो ही खाने का कौर मिलेगा, इस बात को पल्ले बांध ले। अब रमीला ने घर का सारा कामकाज कीर्ति के जिम्मे मढ़ दिया। बेचारी बहू सारा दिन चौका बर्तन में दिन बिताती, तब जाकर उसे 2 रूखी सूखी रोटी नसीब होती। धीरे धीरे कीर्ति का शरीर बेजान होने लगा था, जिस मारे एक दिन वह बेहोश हो गई। कीर्ति, क्या हो गया है तुम्हें? रमीला, तुम्हारी ज्यादतियां एक दिन इस बेचारी की जान लेकर रहेगी। अब बुत बनी खड़ी क्यों हो? डॉक्टर को फोन लगाओ। कुछ देर बाद, मुबारक हो, ये गर्भ से हो गया सत्यानाश। पहले तो इसी का पेट पाल रहे थे, अब इसके बच्चे का भी बोझ ढोना पड़ेगा। रमीला की इस बात पर विपुल उस पर बिगड़ जाता है, जिस कारण रमीला चुप हो जाती है। फिर उसी रात, पहले मैं आधा पेट खाकर दिन काट लेती थी, मगर अब सवाल मेरे बच्चे का है। मेरे चलते जेठानी जी और जेठ जी के रिश्ते में फूट पड़ गई है। मेरा इस घर से चले जाना बेहतर है। अब ईश्वर ही मेरा और मेरे बच्चे का केवनहार है। कीर्ति देर रात घर से निकल जाती है। कुछ डग चलने के बाद उसे एक घना सा पेड़ दिखता है। वह थक मांद कर पेड़ की ओट से सट कर बैठ जाती है। सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि 5 बंदरों की टोली उसके इर्द गिर्द उछल कूद रहे थे। अरे ये तो बंदर के बच्चे हैं। क्या बात है, तुम 5 की माँ नहीं है क्या? माँ शब्द सुनकर 5 बंदर निराश मन से उसे एकटक निहारने लगते हैं। लगता है मेरी ही तरह इन बंदरों के आगे पीछे कोई नहीं। आज से तुम 5 बंदर मुझे अपनी माँ समझ सकते हो। यह सुनकर 5 बंदर उसके आंचल से सटकर मुस्कुराने लगते हैं। बंदर और कीर्ति एक दूजे की भाषा को साफ तौर से भांपने लगे थे। मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ खाना होगा। मेरे प्यारे बंदरों, चलो हम खाने की तलाश में चलते हैं। 2 बंदर कीर्ति के कंधों पर बैठ जाते हैं। वहीं 3 बंदर बेचारी बहू के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उनके कदम एक ढाबे के आगे रुकते हैं। मुरली, जो कि उस ढाबे का मालिक था, उनके पास आता है। मैं कब से आपको देख रहा हूँ, शायद आप भूखी हैं।
हाँ, मुझे भूख तो लगी है, मगर मैं इन 5 बंदरों को भूख से बिलबिलाता हुआ छोड़कर खुद कैसे खा सकती हूँ? और फिर मेरे पास खाने के बदले में चुकाने को एक भी पाई नहीं है। वैसे मुझे एक रसोइये की जरूरत है, आप चाहें तो उस जगह काम करके दाम चुका सकती हैं। हाँ, ये बेहतर है। क्यों मेरे 5 बंदरों, अपनी माँ की मदद करोगे ना? यह सुनकर 5 बंदर सिर हिलाकर हामी भर देते हैं। इसके बाद वह सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। मुरली बेचारी बहू और उसके 5 बंदरों के बीच खाने से भरी थाली परोसता है, जिसे देखकर बंदर नाचते हुए खुशी से खाने लगते हैं। जिसे देखकर ढाबे पर बैठा एक शख्स बोलता है, आज तक बंदरों को बेढंग हरकत करते देखा था, मगर इन 5 बेजुबान बंदरों की तहजीब ने तो इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया। उस आदमी के मुंह से बड़ाई सुनकर 5 बंदर इंसानी अंदाज में शुक्रिया कहते हैं। तभी कीर्ति कहती है, तुम 5 की शक्ल एक जैसी है, इसलिए तुम्हें काम के साथ नाम देना बेहद जरूरी है। मक्कू और बंटू, तुम सभी टेबल से जूठे बर्तन उठाकर उन्हें मांज दो। निक्कू और गुड्डू, तुम दोनों टेबल साफ करके खाना परोसोगे। और चकमक मेरे साथ ढाबे की रसोई घर में हाथ बटाएगा। 5 बंदर कान गड़ाए कीर्ति की बात सुन रहे थे, जिसके बाद वह अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। और मुरली कहता है, अरे आपने और आपके बंदरों ने तो मेरे ढाबे का सारा काम संभाल लिया, मेरे करने को कुछ बचा ही नहीं। आप सिर्फ ढाबे का हिसाब किताब संभालिए, ये खान पान हम सब देख लेंगे। अब काली बहू के लिए वह ढाबा बसेरा बन चुका था और 5 बंदर उसका परिवार। वह नित्य दिन सूरज की किरण फूटने के साथ जाग जाती है। बंदर भी उसकी देखा देखी उठकर ढाबे का काम करते, कोई ढाबे को बहारता, कोई बर्तन साफ करता, तो कोई ढाबे की टेबल को चकाचक चमकाता। और बचे कुचे बंदर कीर्ति के साथ सब्जी काटने में हाथ बटाते। बंदरों के इस बेहतर हाव भाव से ढाबे पर आने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। समय महीनों के मंजर में बदलने लगा। अरे कमल, मैं ढाबे पर खाने जा रहा हूँ, तो चलेगा क्या? अरे मेरे यार, ये ढाबे का खाना बड़ा बेकार होता है। ढाबे में पहली वाली बात नहीं बची। अब तो सभी बावर्ची बड़े ही बेढंग तरीके से खाना परोसते हैं। अरे मेरे दोस्त, मैं तेरा शक आज ही दूर किए दूंगा, चल मेरे साथ। इतना बोलकर वह आदमी कमल को ढाबे पर ले जाता है, जहाँ बंदरों को कामकाज करते देखकर कमल बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, अरे ये 5 बंदर तो इंसानों से भी बेहतर काम कर रहे हैं, क्या बात है? कमल की ये बात सुनकर मुरली कीर्ति से कहता है, अरे इन बंदरों की बदौलत इस ढाबे का नाम बुलंदियों पर पहुंच गया है। ये तो आपका बड़प्पन है मुरली जी। मेरे अपनों के लिए मेरा अकेले का पेट पहाड़ हो गया था, मगर आपने मुझे और मेरे 5 बंदरों को पनाह दी, हमारा पेट पाला। वैसे अब आपको हमारा बोझा ढोने की जरूरत नहीं। बीते महीनों में मैंने कुछ बचत की है, उसे मैं अपने बंदरों के साथ एक ढाबा खोलूंगी। ये सुनकर मुरली का चेहरा मायूसी के साथ पीला पड़ जाता है और वह कहता है, वैसे बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपके और इन बंदरों के साथ की आदत पड़ गई है। अगर आप मुझे अपने लायक समझें तो मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ। मुरली जी, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं एक विधवा हूँ। मेरे पेट में मेरे पति का अंश पल रहा है। मेरी दुनिया, मेरा परिवार, ये 5 बंदर और मेरे कोख तक सिमटा हुआ है। आखिर आप मुझ बदसूरत से ब्याह क्यों करना चाहते हैं? कीर्ति, मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत और स्वभाव ने मुझे आकर्षित किया है। ये मेरी बदकिस्मती है जो मैं तुम्हारा दिल न जीत सका। कीर्ति की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह शादी के खातिर हाँ कर देती है और शादी के बाद उसके बच्चे को पिता का नाम मिल जाता है और अंत में दोनों पति पत्नी 5 बंदरों के साथ ढाबा चलाने लगते हैं। सर्दियों में 3 फुल और 2 छोटे कपड़े पहनने वाली बहू। दिल्ली शहर में रहने वाली पद्मिनी के घर कुछ दिनों पहले 5 बहुएं आई थीं, जिनका नाम हिमानी, मेघा, रश्मि, परिणीति और मीरा था। जहां उसकी 3 बहुएं केवल साड़ी ही पहनती थीं, वहीं मेघा और हिमानी सिर्फ छोटे कपड़े पहनने की शौकीन थी। एक दिन पद्मिनी अपनी 5 बहुओं से कहती है, मेरी 5 बहू रानियों, सर्दी शुरू होने वाली है, इसलिए ये पैसे पकड़ो और सर्दियों की शॉपिंग कराओ। ठीक है माँ जी। इसके बाद 5 बहू सर्दियों की शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं, जहां रश्मि, परिणीति और मीरा सर्दियों के मोटे स्वेटर खरीद रही होती हैं, मगर वहीं हिमानी और मेघा सर्दियों में भी गर्मियों के आउटफिट पर नजर गड़ाए कहती हैं, एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस कितने की है? अरे मैडम जी, ये तो शॉर्ट ड्रेस है, आप सर्दियों में ये खरीद कर क्या करेंगी? क्यों, दिल्ली शहर में सर्दियों में छोटे कपड़े पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है क्या? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मगर पूरे भारत में दिल्ली की सर्दियां सुर्खियों में रहती हैं,
इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा था। हम हर मौसम को मात देना जानती हैं, इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और कुछ एंटीक शॉर्ट ड्रेसेस दिखाओ। दुकानदार उन्हें शॉर्ट ड्रेसेस दिखाने लगता है। कुछ ही देर बाद सभी बहुएं शॉपिंग करके एक साथ घर आती हैं। सर्दियां बढ़ता देखकर मीरा, परिणीति और रश्मि सर से पांव तक मोटे स्वेटर पहनकर अपनी सास के सामने आती हैं। अरे उठ गई तुम तीनों, सर्दियों ने मौसम की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी हैं, संभल कर रहना। न्यूज में आया था कि दिल्ली की सर्दी इस साल कई साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। वैसे वो 2 हंसों का जोड़ा कहाँ है? हम यहाँ हैं सासू माँ। मेघा और हिमानी को छोटे कपड़े में देखकर पद्मिनी दांत किटकिटाती हुई कहती है, अरे नालायक, तुमने सर्दी की शॉपिंग नहीं की क्या, जो सर्दियों में भी छोटे कपड़े लटका लिए हैं? माँ जी की है ना शॉपिंग, तभी तो ये शॉर्ट गाउन पहनकर हमने कूल लुक लिया है। अरे काहे का कूल लुक, तुम दोनों के बित्ते भर के पहनावे को देखकर मैं ये ठंड से ठिठुर रही हूँ। अरे ये तुम्हारा जयपुर नहीं है, अभी तुमने दिल्ली की सर्दी देखी नहीं है। अच्छे अच्छों की कुल्फी जमते देर नहीं लगती। ये बेढंगा पहरावा छोड़कर स्वेटर शॉल पहन लो, ओढ़ लो। माँ जी पुरखे पुरनिये कह गए हैं, सर्दी और शर्म जितनी ज्यादा महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। मेघा, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम दोनों बेशर्म बहू हो? जेठानी जी, हम इन छोटे कपड़ों के बेशर्म लगे ना लगे, मगर आप सर से पांव तक खुद को सर्दियों के शॉल स्वेटर में लपेटे हुए बब्बर शेर लग रही हैं। देख लेना देवरानी, जैसे जैसे दिल्ली की सर्दी बढ़ेगी ना, ये छोटे कपड़े पहनने का भूत ना उतर गया ना तो कहना। ऐसे ही समय गुजरता जाता है, जिसके साथ घटते तापमान के साथ सर्दियां बेतहाशा बढ़ने लगती हैं। आस पड़ोस के लोग स्वेटर पहने और शॉल लपेटे हुए घूमते, बावजूद इसके हिमानी और मेघा छोटे कपड़े ही पहना करती। एक सवेरे वह देखती हैं कि पद्मिनी अपनी तीनों बहुओं के साथ आग जलाकर बैठी हुई बातें कर रही है। एकदम खरा सच कहा था आपने माँ जी, मतलब दिल्ली की सर्दियों ने तो कहर ढाए हुए हैं। घर की दहलीज से बाहर पांव रखते ही आत्मा बाहर निकल जाती है और पानी छूते ही कुल्फी जमने लगती है। अभी तीनों बहुएं ऐसा बोल ही रही थीं, तभी हिमानी और मेघा शॉर्ट गाउन पहने हुए वहां आकर कहती हैं, जेठानी जी, आप तीनों के पास कोई और बात नहीं है क्या? जब देखो जिसे देखो दिल्ली की सर्दी की चर्चाएं करता रहता है। कभी फैशन से जुड़ी बातें भी कर लिया करो। देवरानी जी, वो क्या है ना, हम तीनों बहुओं की बॉडी आपके जैसे बारूद से नहीं बनी है, इसलिए हम सर्दी के ऊपर गॉसिप भी करती हैं और ठंड से खुद को बचाने के लिए स्वेटर भी पहनती हैं। एकदम सच कहा, जमाने भर की सर्दी तो तुम तीनों में ही समाई हुई है। हमारी बराबरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे मेरी बेअकल बहुओं, किसी दिन तुम्हारे ये छोटे छोटे कपड़ों का पहरावा सर्दी में तुम्हारे छक्के न छुड़ा दे। माँ जी, सर्दी तो बूढ़ों का मौसम है और हम तो अभी जवान हैं, और ये शॉर्ट ड्रेस बगैर हम बहुओं का लुक अधूरा रहता है। तुम दोनों निखट्टू को समझना दीवार में सर मारने के बराबर है। समय बीतता है। एक दिन पद्मिनी के घर उसकी पड़ोसन शांति आती है। अरे आओ आओ शांति बहन, बड़े दिनों के बाद भूले भटके मेरे घर कैसे पधार गई? बातों के बाण चलाना तो कोई तुमसे सीखे। तू तो जानती है कि सर्दी शुरू होने के बाद मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। चल अब आ गई है तो चाय पी कर जाना। अरे बहू, जरा बढ़िया सी चाय बना कर ला। थोड़ी ही देर में हिमानी और मेघा चाय बिस्किट की ट्रे लिए उनके सामने आती हैं कि शांति की नजर सीधे उनके छोटे कपड़ों पर पड़ती है। तौबा तौबा, अरे ये कैसे तंग कपड़े पहने हैं तेरी इन दोनों बहुओं ने। शर्म आया क्या? कौड़ियों के भाव बेच खाई है या फिर दर्जी ने कपड़ों में कमी कर दी है? अरे क्या बताऊं शांति बहन, फैशन के पीछे दोनों बहुओं की मती मारी गई है। आजकल की बहुएं बड़ी बेशरम हो गई हैं, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। अरे शर्म नहीं आ रही सो तो इनके अंग प्रदर्शन से पता चल रहा है, मगर इन छोटे कपड़ों में सर्दी भी नहीं लगती क्या? बिल्कुल भी नहीं आंटी जी, सर्दी तो हमारे छोटे कपड़ों को छू कर गुजर जाती है। अरे तुम्हें ठंडी लगे ना लगे, मगर तुम्हारे छोटे कपड़े देखकर मेरी ठिठुरन चुक चुक गाड़ी की तरह बढ़ रही है। जल्दी से चाय दो। इसके बाद शांति चुपचाप चाय पीकर घर के लिए रवाना हो जाती है। एक सुबह पद्मिनी अपने तीनों बहुओं के साथ बात कर रही होती है। इन दोनों के छोटे कपड़ों के कारण आस पड़ोस में मेरी नाम धराई बढ़ती जा रही है। अब इन्हें मजा चखाना होगा। माँ जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इनके छोटे कपड़े ही इनके छक्के छुड़ाने का काम करेंगे। मगर वो कैसे? ये छोटे कपड़े पहनकर सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती हैं, मगर इन्हीं छोटे कपड़ों को पहनकर इन्हें बाहर साग सब्जी खरीदने जाना पड़ेगा और ठंडे ठंडे पानी से बर्तन चौका करना पड़ेगा, तब जान पड़ेगा।
रश्मि की बात पर पद्मिनी और बाकी की बहुएं सम्मति जाहिर करती हैं। फिर उसी शाम, मेघा, हिमानी, कहाँ हो दोनों, जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, ये पैसे पकड़ो और शाम को बनाने के लिए साग सब्जी लेकर आओ। माँ जी, मौसम का हाल तो देखिए, बाहर कोहरा ही कोहरा है। अब पर तुम दोनों को सर्दी लगती ही नहीं, आखिरकार तुम दोनों स्टील बॉडी से जो बनी हो। क्या हुआ देवरानी जी, कोहरा देखकर आपका दिल धड़क रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सर्दी तो हमारी हॉटनेस देखकर दूर भाग जाती है। हम बाजार जरूर जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों बहू छोटे कपड़े पहने बाजार की ओर बढ़ जाती हैं। तभी सर्दी के मारे दोनों ठिठुरते हुए कहती हैं, ये सर्द लहरें तो हमारे छोटे कपड़ों के साथ छेड़खानी कर रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे मानी, मेरी तो आत्मा कपकपा रही है, दांत कटकटा रहे हैं, ये जाड़ा तो बड़ा ही जानलेवा है। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहू बाजार से सब्जी लेकर ठंड से ठिठुरते हुए घर आती हैं और तभी तीनों बहुएं तफरेबाजी करते हुए कहती हैं, अरे मेघा, हिमानी, ये तुम्हारी नाक टमाटर की तरह लाल क्यों हुई है? अरे जीजी, नाक की छोड़िए और उनके पाँव तो देखिए, ठंड से कैसे थिरक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा टशन है। अच्छा तो चलो, रसोई घर में बर्तन पड़े हैं जो तुम दोनों बहू को धोने हैं। क्या हुआ? पानी का नाम सुनकर तुम दोनों का चेहरा पीला क्यों पड़ गया? लगता है कहीं तुम्हें सर्दी की नजर तो नहीं लग गई? इसी के साथ दोनों बहुओं को जोरदार छींक आती है और वह कहती हैं, जी, अरे हमारी जालिम जेठानी जी, हमें ठंड लग रही है। इससे पहले कि हमारी आत्मा बाहर निकलकर आप तीनों के आगे तांडव करे, हमें जाने दीजिए। ये कहकर दोनों बहू दौड़ती हुई अपने कमरे में जाकर खूब सारा शॉल स्वेटर लपेटे हुए बाहर आती हैं। उन्हें ऐसे देखकर पद्मिनी और उसकी बहू एक साथ ठहाके लगाकर कहती हैं, आखिरकार सर्दियों में छोटे कपड़ों ने तुम्हारे छक्के छुड़ा ही दिए। हाँ, अब हम सर्दी में छोटे कपड़े फिर कभी नहीं पहनेंगी। साथियों, अगर आप भी सर्दियों में छोटे कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो सावधान रहिए।